this video, we will be dealing with the second factor that is required for proper structure and function of ecosystem, and that factor is decomposition. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, decomposition is the process by which any component is given back to abiotic environment. Hence, the decomposers break down the complex organic matter present in the body of living organisms into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients, and the process of this breakdown is called as decomposition. तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें लिविंग बॉडी में जाकर के रुके हुए ऑर्गेनिक मटेरियल में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पैक्ड हैं, किसी कंपोनेंट की डेथ या एक्सक्रीशन के बाद उसे वापस एबायोटिक एनवायरनमेंट में रिसाइकल करने का काम decomposers करते हैं. For example, like the dead plant remains such as the leaves, bark, flower, or even the dead remains of animals or their fecal matter, all these constitute the material which is to be recycled by decomposers. So the raw material of decomposition is generally called as detritus. This detritus include all dead or excreted material produced by living organisms. And to decompose total detritus, 4 important steps are required. तो ये प्रक्रिया 4 प्रमुख पदों में होती है. पहली फ्रेगमेंटेशन, दूसरी लीचिंग, तीसरी कैटाबॉलिक ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट मिनरलाइजेशन. अब आइए एक एक चीज को समझते हैं. लेट अस कंसिडर वन बाय वन. द detritivores like the earthworms, सामान्य भाषा में कहें तो मिट्टी को खाने वाले जंतु, एनिमल्स फीडिंग ऑन सॉइल, ये वो कंपोनेंट है जो डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं. सो breaking down of complex detritus material into smaller particle is called as fragmentation. ये शुरू की प्रक्रिया है जिसमें कोई एक डेट्रिटस ऑर्गेनिज्म अपने खाने में इस डेट्रिटस मटेरियल को, जो एनिमल या प्लांट का डेड एलिमेंट है, उसको अपने आहार के रूप में, अपने फूड के रूप में पहले अपने शरीर के पाचन तंत्र में लेता है और फिर उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता जाता है. तो ये पहली प्रक्रिया जिसका नाम फ्रेगमेंटेशन होगा. द सेकंड प्रोसेस इज लीचिंग. बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. So leaching वो
प्रोसेस है जिसमें सॉइल के किसी डीप होराइजन में ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर के नीचे बैठते जाते हैं और प्रेसिपिटेट होकर ये अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अनअवेलेबल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ये बात बता दें कि सॉइल में एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद माइक्रोब्स की प्रेजेंस नहीं होती। सो ये सब ऊपर की एरिया में होने वाली प्रोसेसेस हैं। थर्ड प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होगी उसे हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन लाइफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज रेस्पिरेशन। सो बैक्टीरिया या फंगस जो मेन डिकम्पोजर एलिमेंट्स हैं उनके एंजाइम्स, उनकी बॉडी के एंजाइम्स इस डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। सो कैटाबॉलिज्म इज द डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया और फंजाई और मेन डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि डेट्रिटस पर होने वाली ये सारी प्रोसेसेस लगातार और एक दूसरे के साथ साथ होती रहती है, जबकि ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन सॉइल के भीतरी सतह में डीकम्पोजिशन के साथ साथ चलता रहता है। ह्यूमिफिकेशन तीसरी प्रक्रिया है, इट इज द थर्ड प्रोसेस, and this leads to accumulation of a dark color amorphous substance called humus. ये वो प्रक्रिया है जिसमें जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब को एक डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम सामान्यतः मिट्टी या ह्यूमस के नाम से जानते हैं। दिस इज हाईली रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन and undergoes decomposition for extremely slow rate. बहुत धीमी गति से चलने वाले डिकम्पोजिशन की ये प्रक्रिया होती है जिसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ये जो ह्यूमस के पार्टिकल्स बने हैं ये कोलाइडल नेचर में है और न्यूट्रिएंट के एक रिजर्वायर के रूप में कार्य करते हैं। This humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. So इस humus का further degradation और inorganic nutrients को रिलीज करने की प्रक्रिया को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं और मिनरलाइजेशन के बाद सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की प्रेजेंस एलिमेंटल फॉर्म में फिर से बन जाती है ताकि नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे एक्सेप्ट करके अपनी बॉडी में फिर से ढाल सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये वो डायग्राम है जो आपको पूरी प्रोसेस को एक साथ समझा पाने में सफल होगा। कोई एक ट्री जब अपनी किसी पत्ती को एप्साइज करके नीचे छोड़ देती है, then it falls over the surface of ground. Some are eaten by insects and other animals. Nutrient and energy enter into food web again. But some materials are partially consumed by decomposers such as fungus and bacteria, and these activities
begin to lose form and become litter. Then the earthworm-like decomposers pull their role further and convert it into inorganic material rich soil again. After humification and mineralization, these minerals are given back to a biotic environment again. So, this is the process of decomposition. Now we will talk about the factors affecting decomposition. Decomposition as a whole is an oxygen requiring process. ये एक ऑक्सीजन आवश्यक गतिविधि होती है. The rate of decomposition is controlled by chemical component of detritus and climatic factors. So, दो प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं. एक है डेट्रिटस का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, रासायनिक संगठन, और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर. जैसे इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. तो यदि लिग्निन और काइटिन का डिकम्पोजिशन किया जाना है तो डिकम्पोजिशन की रेट स्लोअर होती है, जबकि नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर्स यदि इस डेट्रिटस में है तो डिकम्पोजिशन की स्पीड बढ़ जाती है. सो टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल टू बी डिकम्पोज्ड, ये डिपेंड करेगा कि डिकम्पोजिशन की स्पीड क्या होगी. इसी तरीके से टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स. तो टेम्परेचर यदि अच्छा है तो इट विल एनहांस द रेट ऑफ केमिकल लिक्वेशंस, enzymatic reactions, and so the effect on decomposition will be higher. Whereas low temperature and anaerobic conditions inhibit decomposition, resulting in build-up of organic materials. So these are the factors required for chemical reactions of decomposition. In the next video, we shall be talking about the energy flow. If you like, subscribe and share this video links. The NET preparation of several students can be influenced. Similarly, if we get a good chain of students undergoing this material, then we will slowly improve to incorporate important questions and their logical answers also. So, thank you for viewing the channel.